हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो क्लास 10वीं यानी क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम का ये लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर जो रहा था रिफ्रैक्शन का, आई होप आप सबने उसको देखा होगा और समझा होगा कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, क्यों होता है। इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट का आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। जो रिकैप जिसको बोलते हैं, सीरियल जब हम देखते हैं अब तक, है ना, अब तक आता है ना, वही अब तक जो है हमने क्या देखा ये बताते हैं। तो अब तक, है ना, रिकैप। तो रिकैप में क्या देखेंगे, हमने देखा था रिफ्रैक्शन के बारे में कि लाइट रेज जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर होती है तो या तो ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। डेंसर से रेयर में जाएगी तो इधर हो जाएगी, और रेयर से डेंसर में आएगी तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो इधर हो जाएगी। डेंसर से रेयर में जाएगी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और रेयर से डेंसर में आएगी तो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ये थोड़ा हमने देखा था, बस उसी के बारे में आज थोड़ा और चर्चा करने वाले हैं बच्चों। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने देख लिया था कि ऐसे मुड़ जाती है, स्नेल्स लॉ वगैरह हमने देख लिए थे। इफेक्ट देख लिए कि पेंसिल का मुड़ा हुआ सिक्के का ऊपर उठाई दिखना, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली थी। चलिए जी अब कुछ और देखते हैं, बेंडिंग ऑफ पेंसिल जिसको बोलते हैं, कंफ्यूज ना हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड के हिसाब से काफ़ी पूछे जाने वाला टॉपिक रहता है ये, तो इसको बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग करना जरूर कि क्या होता है और कॉन्सेप्चुअली समझना है सबसे पहले तो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है, रिफ्लेक्शन पहले वाला माइंड में लाओ, एक ही माध्यम टकराया उसी माध्यम में आ गया, एक मीडियम में रे गई टकराई और उसी मीडियम के अंदर वापस आ गई, है ना, ऐसे देखा था ना, एक मीडियम में गई टकराई और उसी मीडियम में वापस आ गई। रिफ्लेक्शन याद रखो, वो मिरर वाला हमने जो है स्पेरिकल मिरर से सारा रिफ्लेक्शन ही किया था। चलिए उसी के बारे में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं कि क्या होता है। देखिए अगर आपके पास इस तरह से कोई मीडियम है, ध्यान देना बच्चों, ऐसा एक मीडियम है, ये वाला, ये इसका नॉर्मल है, ये मान लेते हैं रेयर मीडियम है, और ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है। सर यहां से रे सर ऐसे जाएगी और ये नॉर्मल से, मान लेते हैं यहाँ नॉर्मल, इस तरह से बहुत सारे नॉर्मल हो सकते हैं ना, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इस एंगल पे जाएगी तो हो जाएगी सर, पक्का है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। सर और क्या हो सकता है, सर ऐसा हो सकता है कि यहां से कोई रे जाए और ऐसे मुड़ जाए थोड़ा और, मान लो यहाँ पर थीटा था, इसको मैं सर थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये थोड़ा और हो जाएगी। सर और कंडीशन क्या है, सर और ये हो सकता है ना सर कि मैं ऐसे एंगल से ही भेजूं कि सर ये मूर्ति ऐसे ही हो जाए, ठीक है, फिर सर मैं फिर और इसको एंगल को बढ़ा दूं ऐसे तो हो सकता है ये वापस ही आ जाए। यस, यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है ऐसे उसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, यानी ये नॉर्मल से दूर होता जा रहा, एक टाइम पे ऐसे हो जाएगा और उसके बाद अंदर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को जस्ट देखते हैं बच्चों। ये 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर ये एंगल थीटा है बच्चों, और इसके रेस्पेक्ट में मान लेते हैं यहाँ कुछ एंगल थीटा 1 बना रहा है, यानी ये थीटा क्या है, यहाँ पर यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, ये ध्यान रखना इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। सर क्लियरली समझ में आ गया सर, ये डेंसर ये रेयर। सर जाना तो इसको ऐसे था लेकिन मुड़ जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, ये सर नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। चलिए ठीक है, ये नॉर्मल। अब
सर इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो, सर इसको ऐसे भेजा तो ऐसे हो गई थी, सर इसको थोड़ा सा बढ़ा, देखो मैंने यहां पर ये थीटा बढ़ा दिया है, ये थीटा डैश ले लिया मैंने यहां पर, कुछ भी ले लो, और थीटा डैश जो है वो अब बड़ा है किससे, थीटा से। तो अगर ये एंगल बड़ा है थोड़ा सा तो ऊपर वाला भी बढ़ेगा, मतलब ये रे जो ऐसे जा रही थी अब ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल यहां हो जाएगी, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। और इसी थीटा डैश को क्या बोलते हैं बच्चों, आगे आप पढ़ोगे, क्रिटिकल एंगल, थीटा डैश, या इसको बोलते हैं कई बार थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब अब ये कंडीशन भाई क्रिटिकल हो गई है, अब इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ऊपर करोगे तो ये रे क्या होगी, ये अंदर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। अब क्रिटिकल से अगर थोड़ा भी करोगे तो रेज अंदर ही आ जाएगी, पहले ऐसे थी, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, अब 90 हुई, अब अंदर आ जाएगी। यानी जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा ऊपर वाली रे क्या होगी, दूर हटती रहेगी। अब मैंने जो कर दिया थीटा डबल डैश, कुछ भी नाम ले रहे हैं, मैं थीटा डबल डैश ले रहा हूं, आप कुछ भी नाम से हम कुछ भी ले सकते हो। अब थीटा डबल डैश इज ग्रेटर देन थीटा डैश, यानी इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे अगर मैं इंसिडेंट एंगल रखूंगा बच्चों, ये इंसिडेंट एंगल है, ध्यान रखना, इंसिडेंट रे जो बना रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे बना रही है इंसिडेंट एंगल, ये भी सेम है इंसिडेंट एंगल, ध्यान से समझना, चीजें समझ में आएगी। और ये भी क्या है, इंसिडेंट एंगल ही है, क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो अगर अब ये इंसिडेंट एंगल अगर थीटा डैश से बड़ा है, ग्रेटर है, यानी क्रिटिकल एंगल, थीटा डैश क्या है, क्रिटिकल एंगल, यानी मैं कह सकता हूं इफ थीटा डैश इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ऐसे क्या, क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा बच्चों, ये अंदर जाएगी नहीं, ये वापस आ जाएगी इधर, और ये भी थीटा डबल डैश से बना देगी, रिफ्लेक्शन ही हो गया पूरा का पूरा। यानी रे जैसे जा रही थी, जैसे जैसे नीचे वाले इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो एक टाइम पे तो ऐसा आया, इंसिडेंट एंगल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, एक टाइम पे ऐसा आया, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, पहले इतना एंगल बना रही थी, मान लो ऐसे है ना अपनी कॉपी में, अब धीरे धीरे मैं नीचे एंगल बढ़ाता गया, ये भी ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 90 हो गई, इसके बाद ऐसे हो गई। यानी इंसिडेंट एंगल का मान, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ये इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, मतलब वो वैल्यू है इंसिडेंट एंगल की, ये थीटा, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो वो वैल्यू, तो इंसिडेंट एंगल की कौन सी वैल्यू है, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना ले नॉर्मल से, तो वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर कोई भी एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये डेफिनेशन पूछी जाती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द इंसिडेंट एंगल थीटा दैट प्रोड्यूस एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल थीटा सी। वेरी गुड, यहां से ऐसा एंगल इंसिडेंट जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। ऐसा एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। क्लियरली समझ में आया, ऐसे अलग अलग एंगल पे जा रही है, मान लो इस पे जा रही है ऐसे हुई, इस पे जा रही है ऐसे हुई, इस एंगल पे गई तो ऐसे हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अगला डेफिनेशन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इफ अ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, ऐसी लाइट अगर डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर हो रही है एंड इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आपका इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, मतलब ऐसे मीडियम में एंटर हो रही है, किससे,
नीचे वाला क्या है, ये डेंसर है और ऊपर वाला रेरर है। तो यहाँ पर ये डेंसर है बच्चों और ये क्या है, रेरर है। तो अगर डेंसर से रेरर में जा रही है बच्चों, डेंसर से रेरर में जा रही है और ये थीटा डबल डैश इज ग्रेटर देन थीटा डैश यानी और एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो देन ऑल ऑफ the light is reflected back into same medium, this phenomena called as total internal reflection। तो सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक एक चीज क्लियरली दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ऐसे जाएगी तो ऐसे मुड़ेगी, धीरे धीरे नीचे वाला एंगल बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, एक टाइम पे 90 हो जाएगा, वो कहेगा क्रिटिकल, और उसके बाद अगर करेंगे तो वापस से आ जाएगी, उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप सबको क्लियर होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा देना, स्टार लगा देना। कैसे, द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कौन सी कंडीशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहली, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों एक ही बात होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट डिक्रीज अक्रॉस द बाउंड्री इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ है। एक तो सीधा कह दें कि डेंसर से रेरर में जानी चाहिए, या थोड़ा अच्छे से कहें द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट डिक्रीज अक्रॉस द बाउंड्री इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होना चाहिए इस बाउंड्री के बाद। ये बाउंड्री है बच्चों, इसके बाद देखो ये डेंसर है और ये रेरर है ना, ये डेंसर है। तो देखो डिक्रीज हुआ ना, रेरर का कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का ज्यादा होता है, एयर का कम होता है। यानी इस डायरेक्शन में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होना चाहिए इस बाउंड्री के बाद। यानी लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अगर इसको बहुत स्टैंडर्डली ना कहते हुए बिल्कुल सीधी और देसी लैंग्वेज में कहें तो क्या कहोगे आप लोग, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वैसे ही कम होगा, यानी डेंसर से रेरर में जाना चाहिए। पहली कंडीशन, डेंसर से रेरर में जाना चाहिए। क्यों सर, तो बच्चों डेंसर से रेरर में जाएगी तभी तो ऐसे दूर हटेगी, ऐसे फिर जाएगी, फिर दूर हटेगी, फिर किसी एंगल पे जाएगी, 90 बना देगी और फिर जाएगी तो अंदर आ जाएगी। अगर रेरर से डेंसर में जाएगी तो सर ये तो सिर्फ ऐसे मुड़ने लग जाएगी, इस डायरेक्शन में मुड़ेगी तो गलत हो जाएगा, अंदर आएगी नहीं, वैसे जाएगी जैसे, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता यहाँ से। तो चलिए बच्चों, तो ये वाला आपको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट मस्ट बी एक्सीड द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंटरफेस। अब ये दूसरी बात कि थीटा डबल डैश बड़ा होना चाहिए थीटा सी से। मैंने बताया था इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, और अगर डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है तो हमेशा क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सूटेबल कंडीशन होगी। यानी तभी होगा जब ये एक तो डेंसर से रेरर में जाए और दूसरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण जो है हम देखते हैं कौन कौन से। पहला, द एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। तो हीरा देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं मूवीज वगैरह में देखा होगा। धूम 2 आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ऐसी कुछ मूवीज है जिनमें जो है डायमंड्स वगैरह की जो बहुत सी मूवीज वगैरह में, या फिर आपने घरों में आर्टिफिशियल डायमंड तो देखे ही होंगे, वो शाइन करते हैं, बहुत चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? द ब्रिलियंस ऑफ
डायमंड्स या शाइनिंग ऑफ डायमंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों चमकते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ज्यादा शाइन करते हैं। और डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 23 डिग्री होता है। ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 23 डिग्री होता है। यानी डायमंड के अंदर ऐसे लाइट जो है, मान लो ऐसे आई, फिर यहाँ पे टकराई ऐसे इंटरफेस पे अंदर से, फिर वापस बाहर आ गई, फिर टकराई, ऐसे अंदर ही अंदर टकराती रहती है लाइट। ये डायमंड है, इसके अंदर से ऐसे लाइट मान लो यहाँ गई, यहाँ टकराई, ऐसे टकराती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है? अंदर ही अंदर लाइट चलती रहती है, तो वो चमकता बहुत है, उसकी शाइन बहुत अच्छी होती है। हीरे की चमक बहुत दूर से पता, अंधेरे में भी ऐसे थोड़ा चमकने लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है? शाइनिंग बहुत अच्छी है उसकी। बेसिकली अंधेरे में तो नहीं चमक सकता, क्योंकि अंधेरे में तो कोई लाइट होती ही नहीं है, बट कहने का मतलब अगर थोड़ा सा भी उजाला है तो उसकी चमक थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। कॉमन सेंस से थोड़ी चीज़ें सोचा करें। दूसरा है मिराज। अब ये मिराज वो नहीं है, दैट्स नॉट ऑल अबाउट टैबोको। मिराज का मतलब है रेगिस्तान के अंदर आप चलते हो और बहुत तेज धूप अगर होती है, जैसलमेर वगैरह में कोई गया है तो आप देखोगे कि आपको इस पेड़ का नीचे एक प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देता है। ऐसे किस वजह से दिखता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इस पेड़ का प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। और कोई भी चीज का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है? नदी वगैरह के किनारे पे आप गए हो तो आपको दिखेगा कि जो पेड़ ऊपर है वैसा का वैसा पेड़ नीचे दिख रहा है। तो वहां पर भी जानवर जो होते हैं या कुछ इंसानों को भी भ्रम हो जाता है कि आगे पानी है ना, क्योंकि पेड़ की परछाई दिखती है अंदर की तरफ, लोगों को लगता है कि आगे पानी है, पर पानी नहीं होता। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रेगिस्तान के अंदर इस तरह से आपको जो है इमेज फॉर्मेशन दिखती है पेड़ों की, उसको बोलते हैं मिराज। ध्यान रखना, मरीचिका जिसको बोलते हैं। हिरण जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है जब वो दौड़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, तो भाग के वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ इमेज दिखती है, उनको लगता है पानी की वजह से दिख रही है, पर वो किसकी वजह से दिखती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर। आजकल जितना भी कम्युनिकेशन हमारा जो हो रहा है, आजकल हम जो बात कर रहे हैं फोन से, वो जो आपके सिग्नल भेजे जाते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से ही भेजे जाते हैं। और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक आप सिग्नल को भेज सकते हो। तो कैसे ऑप्टिकल फाइबर? आगे जब 12th में जाओगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इस तरह से जो है एक डिवाइस होती है, उसमें क्लडिंग की होती है, यहाँ से लाइट को भेज दिया, अभी लाइट बाहर जाएगी नहीं, ये अंदर अंदर ही रहेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये लाइट बहुत जल्दी जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुंच जाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि सिग्नल जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। मान लो कि इसके अंदर मैंने सिग्नल डाल दिए ऐसे, और अब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये सिग्नल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे अंदर ही अंदर रहता रहेगा, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यही तो होता है कि ये इस मीडियम में जाते हुए ऐसे जा रहा है। अंदर का मीडियम ग्लास है, ऊपर का एयर है, तो ग्लास से एयर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इंटरफेस में कि ये टोटल इंटरनल होगा रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, और यहाँ पर एक और है इंद्रधनुष को भी आप देख सकते हो, उसमें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत सारे डिस्पर्जन सारी चीज़ें होती है, तो आगे आएगा तो बता दूंगा। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत है, शाइनिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर एंड मिराज। ये 3 वाला, ये 2 वाला और ये 1 वाला। चलिए, आई होप चीज़ आपको क्रिस्टली समझ में आई होगी कि कैसे जो है हम इसको करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्पर्जन बहुत ही हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। बहुत ही शानदार सा एक डायग्राम बना हुआ है। ऐसा डायग्राम आपने कहाँ देखा है? इंद्रधनुष के टाइम पे देखा है, साबुन के कुछ बुलबुले में से भी कभी कभार देख लिया होगा, पानी की ड्रॉप में से भी इस तरह के कलर्स देख लिए होंगे। इंद्रधनुष में सारे कलर्स इस तरह से दिखते हैं। क्या है इसके पीछे का रीजन, ये आज हम देखते हैं। पहला जो लेक्चर था मेरा, मैंने यही डायग्राम बताया था। मैंने कहा जब मैं वक्त आएगा तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वक्त आ गया है डिस्पर्जन को पढ़ने का। तो डिस्पर्जन क्या होता है, मैंने बताया था कोई भी जो व्हाइट लाइट जो होती है, क्या बताया था मैंने, व्हाइट लाइट मेड ऑफ 7 कलर्स। कितने कलर से मिलके बनती है? 7 कलर से मिलके क्या बनती है? व्हाइट लाइट बनती है।
कैसे? VIBGYOR, इन सबको मिला के ये बन गई आपके पास एक व्हाइट लाइट। सूरज से जो प्रकाश आता है वो व्हाइट कलर का दिखता है क्योंकि सारे कलर का क्या है? मिक्सअप है। अगर उस प्रकाश को, उस लाइट को आप एक प्रिज्म से निकालोगे, एक प्रिज्म से ऐसे निकालोगे तो आप देखोगे कि वो सारे 7 कलर के अंदर बंट जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके कलर होते हैं उसमें स्प्लिट हो जाता है और इस स्प्लिटिंग को ही डिस्पर्जन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का जो में बट जाती है, व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर बट जाती है जब इसको आप एक प्रिज्म से निकालते हैं। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट विद योर। अब यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न है, वही बनेगा। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर रेड है और सबसे नीचे वॉयलेट है। इसके बाद आप देखोगे उल्टा है, यहाँ पर रेड के बाद यहाँ बच्चों ऑरेंज है, उसके बाद येलो है, देखो येलो कलर में दिख रहा है, उसके बाद यहाँ ग्रीन है, उल्टा देखो यहाँ पर ग्रीन है, देखो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसके बाद ब्लू है सर, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर इंडिगो है, जामुनी कलर में दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पर वॉयलेट है यानी पिंक कलर में ये दिख रहा है। तो ये हमेशा फिक्स होगा। तो सबसे कम कौन हुआ डेविएट? सबसे कम डेविएट कौन हुआ? रेड सबसे कम हुआ। और सबसे ज्यादा कौन हुआ? वॉयलेट हुआ। सर ऐसा कैसे? क्या रीजन है? अभी बताएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ चीजें आपको क्लियर करेंगे। हमेशा सर यही पैटर्न बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा। सर अगर 3 ही कलर हुए तो सर आपके पास सर वॉयलेट, ग्रीन और रेड हुए तो सर ऐसे प्रिज्म होगा क्या? ऐसे कलर जाएगा और सबसे ऊपर रेड हो जाएगा, रेड के बाद यहाँ ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन के बाद यहाँ पर जो है वॉयलेट हो जाएगा। बिल्कुल जी, 3 हो जाएंगे। सबसे कम डेविएशन, देखो डेविएशन मतलब इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल बना रहा है। देखो इनिशियल पोजीशन से ये वाला एंगल बना रहा है इतना, रेड वाला बना रहा है देखिए इतना, और वॉयलेट वाला कितना बना रहा है? इतना बड़ा एंगल बना रहा है। देखो तो ये क्या है? सबसे कम जो डेविएशन हुआ वो रेड का, और सबसे ज्यादा जो डेविएशन हुआ है वो किसका हुआ है? वॉयलेट का हुआ है। बच्चों क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए और देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। डिस्पर्जन को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर एक और बता सकते हो मुझे? जब सारे कलर मिल जाते हैं तो व्हाइट, और जब सारे गायब हो जाते हैं तब क्या बनता है? ब्लैक। चलिए जैसा कि ब्लैक दिख रहा है आसपास का। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है वेवलेंथ। क्या आता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, उतना ही कम होगा। वेवलेंथ जितनी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, स्पीड उतनी ज्यादा, स्पीड उतनी ज्यादा। बस यहां से ध्यान दीजिए। रेड का, अब यहां पर देखो एक और तरीका देख लीजिए, एक और चीज, VIBGYOR, इधर जाते हैं वॉयलेट टू रेड जाते हैं तो वेवलेंथ, जिसको मैं लिखता हूं WL, वेवलेंथ बढ़ती है। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। किसकी है? रेड की सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम है। इसके कंपेयर में आप देख सकते हो, मतलब इधर से इधर जाऊंगा तो वेवलेंथ कम होगी और इधर से इधर जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो अब देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि वेवलेंथ रेड की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कम। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो रेड की स्पीड ज्यादा, यानी रेड ज्यादा स्पीड से चलेगा और जो ज्यादा तेज चलेगा वो कम डेविएट होगा। इसलिए रेड सबसे पहले यहां पहुंच गया तो रेड आया। सबसे कम स्पीड किसकी होगी? तो सबसे कम
क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की है। सबसे कम वेवलेंथ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी वॉयलेट जो है वो धीरे चलेगा और धीरे चलेगा तो उसका डेविएशन इस तरह से हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा, वॉयलेट मुड़ेगा। सबसे कम कौन मुड़ेगा, रेड मुड़ेंगे। बाकी कलर आप बना सकते हो इस फोटो को देखकर। तो आई होप ये सारी चीज क्लियर होगी कि डिस्पर्जन क्यों होता है और कौन सा कलर ऊपर रहेगा नीचे रहेगा ये हम कैसे देख पाते हैं। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन फिर देख लो एक बार। When white light pass through a glass prism, it split into spectrum of colors, and this process of light splitting into constituent colors is termed as dispersion. जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से निकालते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी 7 कलर, वैसे तो और भी हो सकते हैं कलर, हम 7 कलर को ही मानते हैं कि 7 है। हर 2 कलर को मिलाओगे तो एक नया कलर बन जाता है, तो अनंत है कलर तो, बट बेसिकली हम जो मानते हैं वो 7 को मानते हैं, तो 7 चलता आया है। तो ये 7 कलर जो है वो बन जाते हैं और सबसे ऊपर रेड रहता है, सबसे इधर वायलेट रहता है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर VIVGYOR इस तरह से सारे कलर रहते हैं। रेड ऊपर रहेगा, वायलेट नीचे रहेगा। क्यों रहेगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है बच्चों, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो अपनी कॉपी में सारी चीज़ें लिखना, स्पीड क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसका डेविएशन कम होगा बच्चों। ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। रेनबो आप जो देखते हैं उसमें भी कलर यूज आने का जो रीजन है, कलर दिखने का जो रीजन है वो डिस्पर्जन ही है। वाटर की ड्रॉप जो है उसमें से जो निकलता है आपका लाइट, इसलिए वो लाइट अलग कलर में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बढ़ जाता है और अपने को जो है ये दिखता है। उसमें इंटरनल, टोटल इंटरनल, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन सारे प्रोसेस होते हैं। जब जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो और ज़्यादा क्लियर होते रहोगे मैथमेटिकली और लॉजिकली भी। अभी आपको ये समझना, एग्जाम में आए तो इस तरह से बनाना है, रेड को ऊपर बनाना है, इसको नीचे बनाना है। इस तरह से मोर पंख मत बना देना ऐसे और इधर ऐसे बना दो 7 कलर, नहीं। देख सकते हो ये ऐसे जा रहा है ना बच्चों, तो सारे कलर इससे नीचे ही होंगे, सारे कलर देखो इस तरह से ही होंगे, इधर ही बटे होने चाहिए। ये वाइट लाइट जो है ऐसे जा रही है, सारे कलर जो है इधर ही होंगे। देखो ये इसके परपेंडिकुलर बनाओगे और उस परपेंडिकुलर से डेविएशन जो है बाहर ही होगा, क्योंकि ये डेंसर से रेरर में आ रहा है। तो ये नॉर्मल मान लो ये बनाया मैंने, तो इससे इधर ही आने चाहिए। तो आई होप डिस्पर्जन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्यों होता है। एक चीज यहाँ पर शब्द आया, किसी ने सोचा होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम अलग अलग चीज है, दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन है लाइट का डेविएशन होना और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर टूटना। लाइट का डेविएट होके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर जो टूटना है वो डिस्पर्जन है, और टूटने की वजह से जो कलरफुल पैटर्न बन रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। जो पैटर्न बन रहा है, स्पेक्ट्रम ये है, ये पर्दे पे जो चीज पैटर्न दिख रहा है ये जो है वो स्पेक्ट्रम है, और ये जो यहाँ पर लाइट जो टूट रही है, जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका डिस्पर्जन है। ठीक है जी। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। भाई जो मेरा लेंस है वो क्या है, आपका लेंस क्या है, किसी का प्लस होता है, किसी का माइनस होता है, किसी का कॉन्वेक्स, किसी का कॉनकेव, और आंखों का लेंस कौन सा होता है, ये चीज़ें भी देखेंगे। लेंस का जो फॉर्मूला है वो भी देखेंगे। लेंस फॉर्मूला के साथ साथ मैं मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा दूंगा आपको, ताकि दोनों जो है आपको कंपेरेटिवली समझ में आए कि कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। ये सारी चीज़ें भी, मैग्नीफिकेशन वगैरह के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो इसको आप अच्छे से देखना, समझना, अपनी कॉपी में डायग्राम बना के देखना, और बुक के जो भी सवाल है उनको भी करने की कोशिश करना, ताकि आपका ये टर्म, ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो। डिस्पर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हैशटैग लगा देना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले तो आप लिखोगे डेफिनेशन और फिर ऐसे शानदार सा डायग्राम बना दोगे। ये क्या है, ये वाइट लाइट है बच्चों, क्या है, वाइट लाइट है, 7 कलर का मिक्सअप है। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए।